अब रुक करते हैं सुर्खियां अखबार की और सबसे पहले बात करते हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। मेलोनी ने कहा है कि भारत सुलझा सकता है रूस यूक्रेन विवाद। इस खबर को देखिए, प्रमुखता से छापा गया है, कई अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है। और दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का ये बयान आया है। वो एक संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को भारत और चीन अगर चाहें तो सुलझा सकते हैं। अब ये बयान जो है वो कई मायनों में खास हो गया है। तो फिलहाल देखिए, ये कहा गया कि भारत और चीन जैसे देश यूक्रेन में संघर्ष को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मेलोनी की ये टिप्पणी शनिवार को उत्तरी इटली के सेनोब्रिया शहर में एम्ब्रोसिटी फोरम में की गई थी, जहां पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक की। और ये टिप्पणी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा क्षेत्र में चल रहे संकट को सुलझाने में भारत के प्रयासों को लेकर के एक बयान दिया है। और इसी बयान को लेकर ये माना जा रहा है कि अब जॉर्जिया मेलोनी भी ये मानती हैं कि अगर इस संघर्ष को कोई सुलझा सकता है तो भारत और चीन, ये दोनों देशों की अहम भूमिका है। बिल्कुल, देखिए ये खबर जो है वो बहुत खास हो जाती है। मेलोनी भी बोली भारत सुलझा सकता है रूस यूक्रेन विवाद। तो यहाँ पर ही सोचने वाली बात है कि आपको याद होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे और उस वक्त ये माना जा रहा था कि अब क्योंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो अब ये युद्ध जो है वो विराम की ओर बढ़ सकता है। आपको याद होगा 2022 से ही रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो चल रहा है। ऐसे में जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने भी अब ये कहा है कि अगर इस युद्ध को रोका जा सकता है तो वो भारत की पहल इसमें हो सके, यानी भारत अगर चाहे तो इस युद्ध को रुकवा सकता है। साथ ही उन्होंने चीन का नाम भी लिया, लेकिन सबसे अहम चीज उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगर कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है, संघर्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि हम यूक्रेन को इस संघर्ष की स्थिति में नहीं छोड़ सकते हैं। जिस दौरान उन्होंने भारत के बारे में ये जिक्र किया कि भारत चाहे तो रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो रुक सकता है, उस टाइम ये कहा जा सकता है कि जो जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो भी उस मंच पर मौजूद थे जिस मंच से जॉर्जिया मेलोनी ने ये बात कही। बिल्कुल, तो देखिए ये माना जा रहा है और कि जॉर्जिया मेलोनी भी अब इस बात में विश्वास रखते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे देशों की तरफ से इस तरीके की बयान सामने आ चुके हैं और ये कहा जा चुका है कि वाकई अगर कोई ऐसे संघर्षों को सुलझा सकता है तो वो खूबी हम भारत की ओर समझते हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के लोगों में वो खूबी हमें दिखाई देती हैं। और इसी को लेकर के हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने के लिए रूस पहुंचे हुए थे और उसके बाद से ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात हुई थी, तो दोनों के साथ वार्ता के दौरान इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी था और ये कहा था, ये संदेश देने की कोशिश की थी कि किसी भी अगर समस्या का समाधान कोई चाहता है तो उसका युद्ध ही परिणाम नहीं होता है। आप युद्ध के जरिए रास्ता नहीं तलाश सकते हैं, बल्कि बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। और यही कारण है जिस वजह से भारत हमेशा से शांति अपील हर देश से करता रहता है कि युद्ध की ओर ना बढ़े, लेकिन आप बुद्ध के आदेशों का पालन करें। बिल्कुल, और देखिए यही बात मेलोनी की ओर से कही भी गई कि हमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन जो है वो नहीं होना चाहिए और हमें किसी एक देश को चुनना होगा। यहाँ पर आपको याद होगा कि शुरुआत में भी ये कहा गया था कि भारत अगर चाहे तो मध्यस्थता हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को अगर कोई रुकवा सकता है तो वो भारत है, क्योंकि भारत देखिए अगर हम देखें तो भारत हमेशा शांति की बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कई मंच से ये कहा कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है और ये युद्ध जो है जो कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, ये 2022 से चल रहा है, यानी एक लंबा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच युद्ध के बीच ही प्रधानमंत्री रूस भी गए थे, इस युद्ध के बीच ही प्रधानमंत्री हाल ही में यूक्रेन गए थे। अब ऐसे में ये कहा गया है मेलोनी की ओर से, एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे या फिर भारत चाहे तो ये युद्ध जो है इसे रुकवाया जा सकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने चीन का भी जिक्र किया। बिल्कुल, इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान से जुड़ी हुई। दरअसल पाकिस्तान ने पहली बार करगिल युद्ध में अपनी भूमिका को स्वीकारा है, यानी कि पाक ने यह माना है कि करगिल की साजिश पाकिस्तान के भीतर रची गई थी। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दौरान पाकिस्तान की ओर से करगिल पे अटैक किया गया था और उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई थी, उस दौरान भी पाकिस्तान ये तक कहता हुआ नजर आया था कि जो पाकिस्तानी आर्मी के ओर से जो ढेर हुए हैं वो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं ही नहीं। ये पाकिस्तान की तरफ से साफ तौर पर करगिल युद्ध के दौरान पर कहा गया था। तो पाकिस्तान ने मान लिया है कि करगिल की जंग में
उसके सैनिकों ने न सिर्फ हिस्सा लिया था बल्कि आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ गहरी साजिश भी रची थी। और इस खबर को देखिए दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा है और दैनिक जागरण के साथ साथ कुछ और अखबार ऐसे हैं जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो देखिए कहा गया है पाकिस्तान ने अब इस चीज को स्वीकार कर लिया है और मान लिया है कि करगिल की जंग में उसके सैनिकों ने न सिर्फ हिस्सा लिया था बल्कि आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची थी। दिलचस्प बात यह है कि इसका खुलासा किसी हुक्मरान ने नहीं, वर्तमान में देश के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की ओर से किया गया। ये पहली बार है जब देश में सेना के सबसे बड़े पद पर बैठे किसी शख्स ने पूरी दुनिया के सामने कबूल किया है कि करगिल युद्ध में पाकिस्तानी जवान शामिल थे। और इतना ही नहीं, असीम मुनीर ने भारत के साथ 1999 के युद्ध को पूर्वी पड़ोसी के साथ लड़े गए प्रमुख युद्ध में गिनाया। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से उस दौरान अटैक किया गया था, जबकि विंटर सेशंस के दौरान में ये कहा जाता है कि उन चोटियों पर किसी भी सेना को जाने की अनुमति नहीं होगी। और उस वक्त यह हमला किया गया था क्योंकि वहां पर 40 फुट से ज़्यादा तक बर्फ पड़ती है और ऐसे में वहां पर सुरक्षा मुहैया कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो तोलोलिंग की पहाड़ी थी जिस पर सबसे पहले हमला करने की कोशिश की गई थी और NH-1 को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई थी ताकि अगर उसका कट ऑफ होता है तो सियाचिन हमसे कट जाएगा। और इसी को लेकर के अब ये स्वीकार किया गया है, ये कहा कि 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी थी, ये स्वीकारा गया है। साथ ही ये भी कहा कि अब तक वहां का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व घुसपैठ से करता रहा है इनकार, लेकिन युद्ध के समय में जिस तरीके से देखिए भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्होंने भी ये प्रयास किए थे कि पाकिस्तान की ओर से इस बात को कबूला जाए, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान बार बार इससे मना करता रहा और ये तक कह दिया था पाकिस्तान की ओर से, ये तक कह दिया गया था कि जिनको आप हमारी सेना का हिस्सा बता रहे, जो हमारी आर्मी आप बता रहे हैं, वो हमारे आर्मी के लोग हैं ही नहीं। यहाँ तक कि जिन लोगों की जाने गई थी, जो पाकिस्तान से जुड़े हुए आर्मी के लोग थे, उन्हें स्वीकार नहीं सकता, उनकी लाशों को तक स्वीकारने से इनकार कर दिया था पाकिस्तान में, जिसके बाद से भारतीय जो सैनिक है, भारतीय सैनिकों ने उनका अंतिम संस्कार भी कुछ का किया और कुछ को दफनाया भी किया था, और यानी कि भारत की सरजमी पर जगह दी गई थी। लेकिन अब सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रक्षा दिवस पर अपने भाषण के दौरान इस बात को कबूल किया कि 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ था, भारत के साथ जो संघर्ष की स्थिति बनी थी, उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी का एक अहम योगदान उसे करार दिया आसिम मुनीर ने। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि पाकिस्तान को यूं ही नहीं आतंकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान का आतंकवाद से जो रिश्ता है वो कभी किसी से छिपा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने कई मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर इस चीज़ का रोना रोया है कि नहीं, हम तो खुद ही आतंकवाद से ग्रसित हैं। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष का इस बात को कबूल करना कि करगिल में भारत के खिलाफ साजिश रची थी, ना सिर्फ सेना बल्कि आतंकियों के द्वारा भी साजिश रची गई थी भारत के खिलाफ। दरअसल रावलपिंडी में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही थी, शहीद दिवस वहां पर मनाया जा रहा था और उस दौरान उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, भारत के खिलाफ साजिश रची गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार एक संविधान और एक ध्वज के तहत हो रहे हैं चुनाव, ऐसा अमित शाह की ओर से कहा गया। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। तो फिलहाल देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को, यानी कि जब 7 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, तो उन्होंने ये कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के तहत ये पहला चुनाव होगा। उन्होंने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर पुरानी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का आरोप तक लगाया। आपको याद होगा कि कैसे पहले जम्मू कश्मीर में 2 झंडों का इस्तेमाल हुआ करता था, यानी कि एक जो जम्मू कश्मीर राज्य का था और दूसरा जो भारत का। इसको लेकर के हमेशा से ये जम्मू कश्मीर को लेकर कहा जाता था कि आखिर जम्मू कश्मीर जब अभिन्न अंग कहा जाता है भारत का, उसे ताज के तौर पर माना जाता है, तो फिर यहाँ 2 तिरंगे क्यों लहराए जाते हैं। और इसी को लेकर के और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से देखिए गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए थे। इसी दौरान इन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है और इन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए ये भी कहा
कि खास तौर पे इस दौरान की अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से जो मैनिफेस्टो लाया गया, हमने धारा 370 हटाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें ये कोशिश की गई है कि कांग्रेस भी साथ दे रही है उस मैनिफेस्टो का। हालांकि इससे साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है अब तक भी, क्योंकि इस पर स्पष्टता जाहिर नहीं कर रही है कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस देखिए, यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों को लेकर सबसे अहम चीज है कि जो बयानबाजी हो रही है, ऐसे में आप देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और यहाँ पर उनका ये अहम बयान आया है। लेकिन आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर किस तरह से ऐसे बयानबाजी जो है वो हो रही है जो कहीं ना कहीं आम जनता को ठेस पहुंचा सकती है या फिर ये कहें कि सियासी सरगर्मियों को बढ़ा सकती है। चाहे हम उसमें उमर अब्दुल्ला का बयान ऐड कर लें जिसमें वो ये कहते हैं कि आखिर अफजल गुरु को फांसी क्यों दी गई, और यहाँ तक वो ये कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछा जाता तो अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जाती। यानी क्या आप चुनाव में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए आतंकियों का समर्थन करने पर उतारू हो गई हैं। कुछ पार्टियां ऐसे भी बयान दे रही हैं। वहीं पर आपको महबूबा मुफ्ती का बयान भी याद होगा जब उन्होंने कहा था कि जब तक अनुच्छेद 370 को हटाया नहीं जाता है, यानी एक बार फिर से बहाल नहीं किया जाता है, तो तब तक वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। तो इस तरह के बयान जो है वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के चुनाव में गूंजने लगे हैं। उनका जिक्र एक बार फिर से आ गया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने बताया कि किस तरह से कश्मीर में अब विकास की बातें हो रही हैं, किस तरह से जीडीपी जो बढ़ रही है उसमें कश्मीर का एक अहम योगदान हो गया है। विकास किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, इसी के साथ साथ अलग अलग तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। आतंकवाद पर लगाम लगाया गया है। बिल्कुल। और चारुल, आपको याद भी होगा कि 2004 का भी एक वो बयान था जिसमें महबूबा मुफ्ती ने ये तक कह दिया था कि अगर लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कोशिश की जाती है और अगर किसी भी तरीके से आप वहां तिरंगा फहराने का काम करते हैं तो फिर खून की धाराएं बहेंगी, यहाँ पर दंगे होंगे। ये महबूबा मुफ्ती की ओर से कहा गया था और उन्होंने कहा था कि हम तिरंगा लहराने नहीं देंगे यहाँ। लेकिन उसके बाद से वो दौर भी बदला और हमने देखा कि किस तरह अब लाल चौक पर शान से तिरंगा आज के वक्त में लहरा रहा है। और ये वही स्थानीय पार्टियां हैं जो कि लगातार ऐसे घटनाक्रमों के दौरान भी चुप रही थी जब आतंकवादी गतिविधियां वहां घाटी में हमने बहुत ज्यादा बढ़ी हुई देखी थी। लेकिन अब धारा 370 को एक बार फिर से बहाल करने का जिक्र किया जा रहा है तमाम स्थानीय पार्टियों की ओर से, और यही कारण भी रहा था धारा 370 को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच में विवाद जैसे बीजेपी और पीडीपी के बीच हुआ था, जिसके बाद से गठबंधन टूटा भी था। और जब इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, इस पर अभी भी बवाल की स्थिति दिखाई दे रही है, खासतौर पर जब विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कलकत्ता की करते हैं। आर्चीकर अस्पताल में दुर्घटना पीड़ित की मौत के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे प्रमुखता से छापा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने शनिवार को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में दुर्घटना के शिकार 26 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद इशारा करके और पिछले महीने एक सहकर्मी के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स पर निशाना साधकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, रोके जा सकने वाली उपेक्षा के कारण किसी की मौत की अनुमति देना गैर इरादतन हत्या के समान है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनके आरोप को खारिज कर दिया। नाम ना बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि ये एक निराधार आरोप है और उसे बिना देखभाल के छोड़ दिया गया था। हमारे पास उसके इलाज के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। तो फिलहाल देखिए, अब तक इस पूरे मामले को लेकर के नए नए खुलासे हो रहे हैं और साथ ही इसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ जो मामला प्रिंसिपल को लेकर भी सामने आया था उसमें भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, ये कहा गया अभिषेक बैनर्जी की ओर से एक्स पर कि रोके जा सकने वाली उपेक्षा के कारण किसी की मौत की अनुमति देना गैर इरादतन हत्या के समान है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने हालांकि उनके आरोप को खारिज किया और कहा कि आरोप निराधार है, उसे बिना किसी देखभाल के छोड़ दिया गया था। हमारे पास इलाज के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। आरजीकर अस्पताल पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में है और ऐसे में
एक और 26 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाती है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने शनिवार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में दुर्घटना के शिकार 26 वर्षीय व्यक्ति की मौत की ओर इशारा करके पिछले 1 महीने के सहकर्मी के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स पर निशाना साधा और एक नया विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि रोके जा सकने वाली उपेक्षा के कारण किसी की मौत की अनुमति देना गैर इरादतन हत्या है। तो बिल्कुल लगातार आरजी कर केस से जुड़े हुए एक और जहां केंद्र सरकार भी एक्टिव मोड में नजर आई थी और ये कहा गया था कि इस मामले में सीबीआई की जांच होगी और सीबीआई की जांच शुरू भी हुई। उसके बाद से ममता बनर्जी का रुख भी हमने सुना था, लेकिन अब इस मामले में अभिषेक बैनर्जी का बयान सामने आया। अभिषेक बैनर्जी भी अब इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस दौरान जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी हम वाकई निंदा करते हैं कि जिसने भी इस घटना को घटित होने दिया और जो मानसिकता उस व्यक्ति की थी उसको लेकर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब तमाम तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और राजनीति भी बखूबी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा खेड़कर से जुड़ी खबर है जहां पर प्रशासनिक सेवा से केंद्र ने बर्खास्त कर दिया है। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। केंद्र सरकार ने विवादों में रही पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पूजा खेड़कर पर धोखाधड़ी करने और सेवा में अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप है। मामले में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्व परिवीक्षाधीन सिविल अधिकारी पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया। केंद्र सरकार ने 6 सितंबर 2024 के आदेश के तहत आईएएस परिवीक्षा नियम 1954 के तहत 12 के तहत खेड़कर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बिल्कुल देखिए, अमर उजाला के फ्रंट पेज पर आप इस खबर को देख पाएंगे और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता का गलत लाभ लेने पर कार्रवाई की गई थी। दरअसल जो सर्टिफिकेट लगाया गया था, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, वो सभी फर्जी दस्तावेज बताए जा रहे थे और धोखाधड़ी की जब जांच की गई तो कई बड़े खुलासे हुए, जिसमें विवाद के बाद से ये भी कहा गया कि उनका तबादला कर दिया गया था। जांच में उनके परीक्षा पास करने के लिए गलत तरीके अपनाने का पता चला था। जांच में पूजा के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले खुलते चले गए। ये भी सामने आया कि पूजा ने अपनी उम्र कम करने के लिए न सिर्फ अपनी जन्मतिथि में हेरफेर की, बल्कि अपने पिता का और माता का नाम भी इन दस्तावेजों में बदले थे। यानी कि कई बड़े और संगीन आरोप पूजा खेड़कर को लेकर के लगाए गए थे, जिसके बाद से अब पूजा खेड़कर को प्रशासनिक सेवा से केंद्र की ओर से बर्खास्त कर दिया गया है। और ये बड़ी अपडेट के तौर पर हम देख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि मामला लंबे समय तक सुर्खियों में भी बना हुआ था। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन अब अधर में लटक गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे प्रमुखता से छापा है। तो फिलहाल देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ पार्टी का गठबंधन जल्द ही तय हो जाएगा। हालांकि दोनों पक्षों के बीच सीट बंटवारे पर अभी आम सहमति नहीं बन पाई है। गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा के लिए शनिवार शाम कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद से चड्ढा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये गठबंधन तय हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और उनकी ये टिप्पणी आप महासचिव संदीप पाठक के उस बयान के कुछ घंटों बाद ही आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी को कम आंकने वालों को भविष्य में पछताना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा, हम अपनी पूरी ताकत से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जो हमें कम आंकेगा उसे भविष्य में पछताना होगा। तो फिलहाल देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे थे और इन्हीं सवालों के बीच में राघव चड्ढा ने उम्मीद जताई है। बिल्कुल, देखिए राघव चड्ढा ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही गठबंधन की जो बात है वो फाइनल की जा सकती है। दरअसल आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।
दिल्ली में साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन आपको याद होगा कि पंजाब में गठबंधन नहीं था, जिसके बाद कई जगह पर पार्टी के जो नेता हैं वो फंसते नजर आ रहे थे कि आप दिल्ली में साथ में हैं लेकिन पंजाब में साथ नहीं है। लेकिन फिलहाल अब ये माना जा रहा है कि हरियाणा में भी एक बार फिर से दोनों पार्टियां जो हैं वो साथ में चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं आपको याद होगा कि राहुल गांधी जो है वो दरअसल लोकसभा वाला जो चुनाव का फॉर्मूला रहा उसे अब अपना रहे हैं। चाहे अब जम्मू कश्मीर के सिलसिले में देख ले, वहां पर भी गठबंधन से चुनाव लड़ने की बातें हैं, वहां पर भी गठबंधन किया गया है। इस बीच राघव चड्ढा का कहना है कि जल्द ही आम सहमति जो है वो बन सकती है। गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा के लिए शनिवार शाम कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद चड्ढा ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि ये गठबंधन तय हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उनकी टिप्पणी आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक के उस बयान के कुछ घंटे बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी को कम आंकने वालों को भविष्य में पछताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। या कहा जा सकता है कि जल्द ही इस चीज के बारे में फैसला हो जाएगा कि साथ में लड़ना है या नहीं, लेकिन फिलहाल कयास यही है कि बात जो है वो बनती नजर आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से वही मुश्किलें होंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का टूटा था तो जमकर एक दूसरे पर निशाना साधा था, ठीकरा फोड़ा था, आरोप लगाए गए थे। एक बार फिर से अगर साथ आते हैं तो क्या फिर से गुणगान करते नजर आएंगे? बिल्कुल, और यही सवाल बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के राहुल गांधी ने भी ये स्पष्ट किया था कि हम एक साथ है और एक साथ ही आगे भी चलना चाहेंगे। ये एक इशारा था कि गठबंधन के साथ ही अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब इस बीच में राघव चड्ढा ने भी कह दिया है कि हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि बहुत जल्दी कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो जाएगा। हालांकि बीते कल की तस्वीर अगर आपको याद हो, जब सुनीता केजरीवाल हरियाणा के दौरे पर पहुंची थी तो उस दौरान भी उससे पहले ये कहा गया था कि आम आदमी पार्टी अपने बलबूते अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन इस बीच दोनों पार्टियों के बीच में अभी भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, बैठकें हो चुकी है, बातचीत अभी भी जारी है कि किसी भी तरीके से अगर गठबंधन पर पूरी तरीके से मजबूती बन सके और सहमति भी बन सके, क्योंकि जो सीटों की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है उस पे सहमति कांग्रेस की ओर से नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि 10 सीटें हम आम आदमी पार्टी को नहीं दे सकते हैं, हम 7 सीटें देने को तैयार है, जबकि आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है हरियाणा में, और ये कह रही है कि इस बार हमें पूरा भरोसा है, जो कैंडिडेट्स हम उतार रहे हैं चुनावी मैदान में उनके जीत के पूरी तरीके से उम्मीद जाहिर की जा रही है आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का मानना है जो एरिया वो मांग रहे हैं, नहीं जो सीट वो मांग रहे हैं वो दरअसल बॉर्डर एरियाज हैं, तो फायदा जो है आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, चाहे दिल्ली की बात कर लें चाहे पंजाब बॉर्डर्स की बात कर लें। अब ऐसे में कांग्रेस का ये मानना है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और लंबे वक्त तक चुनाव के साथ साथ आप देख सकते हैं कि सरकार में रहने का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि जब बात सीट शेयरिंग पर हो तो बहुत ज्यादा सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के पास ना जाए, यानी मैक्सिमम पोर्शन जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के पास रह जाए, और इसका फायदा कांग्रेस को जरूर हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस का जो ग्राफ गिरा था वो एक बार फिर से बढ़ने लगा है। चाहे उसे आप भारत जोड़ो यात्रा का क्रेडिट दे दे या किसी भी अन्य मूवमेंट का क्रेडिट हो जाए, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो कांग्रेस की अच्छी होती नजर आ रही है। और इसी के साथ आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और मणिपुर का जिक्र हम करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से मणिपुर सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। संघर्षों में 3 उग्रवादियों समेत अब तक 4 की मौत बताई जा रही है। ये खबर अमर उजाला में आप देख सकेंगे। और साथ ही साथ मणिपुर में लंबे समय से जिस तरीके से हिंसा जारी है, वहां पर कई लोगों की अब तक जाने जा चुकी है, कई लोगों को वहां से पलायन भी करना पड़ा है। और इस बीच एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मणिपुर के आईजी इंटेलिजेंस ने यह कहा है कि एक मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पुलिसकर्मियों के नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर ग्राउंड पर उतारे गए हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए हवाई पेट्रोलिंग की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पहाड़ियों पर
और घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी। जिन इलाकों से लंबी दूरी के रॉकेट और ड्रोन्स दागे गए उनकी तलाश की जा रही है। इसके लिए 3 से 5 किलोमीटर के इलाके में सर्चिंग जो है वो की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मणिपुर एक बार फिर से अशांति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की एक्टिविटीज जो है वहां पर हो रही हैं। हाल ही में रॉकेट से अटैक भी किया गया था। अब एक बार फिर से ये खबरें हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उग्रवादियों समेत 5 लोगों की मौत हुई है क्योंकि संघर्ष यहाँ पर हुआ। 3 उग्रवादी समेत 5 लोगों की मौत की खबरें यहाँ पर हुई हैं। पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार देखने को मिल रहा है। 3 बंकर इस दौरान नष्ट किए गए हैं। रात भर ड्रोन उड़ाए गए हैं। लोगों में दहशत है और इस बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में हिंसा की ताजा घटनाओं के बीच ये मुलाकात हुई है। इससे पहले स्थिति पर चर्चा के लिए उन्होंने सत्तारूढ़ के विधायकों के साथ एक आपात बैठक भी की थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए मणिपुर सरकार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। बिल्कुल, हालांकि देखिए जगह जगह पर जहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, आर्मी फोर्सेस की तैनाती की गई है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जिस तरीके से हिंसा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से जिस तरह मणिपुर जलना शुरू हुआ था उसको लेकर के कई सवाल भी खड़े किए गए थे। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी ये मांग की गई थी कि जल्द से जल्द मणिपुर की हिंसा थमनी चाहिए, रुकनी चाहिए, इसके लिए तमाम प्रयास किए जाए। किंतु सरकार की ओर से भी कई बड़े कदम उठाए गए। यहाँ तक कि सीएम की ओर से भी लगातार लोगों से अपील की गई। सीएम बीरेन सिंह, आपको याद होंगे कि किस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उस बीच भी जो भीड़ थी वो इतनी ज़्यादा आक्रोशित, इतनी ज़्यादा उग्र नजर आ रही थी कि वो किसी को भी सुनने को तैयार नहीं है और लगातार वहां पर रुक रुक करके हिंसा आज भी देखी जा रही है। यानी कि आपको याद होगा कि पूर्व सीएम के घर के बाहर किस तरीके से रॉकेट लॉन्चर के सहारे रॉकेट दागे गए थे और पहले से अपने साथ में जो कुकी समुदाय या मैती समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच भी ये कहा जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट्स जो तैयार हो रहे हैं, उन मिलिटेंट्स के तरफ से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर शांति बहाली के एक और कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं तो उससे भंग करने का काम ये मिलिटेंट्स की ओर से किया जा रहा है और उन मिलिटेंट्स पर भी लगातार उन्हें भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है हमारे इंडियन फोर्सेस की तरफ से भी। और साथ ही ये बार बार अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखा जाए। इस तरीके से अगर हिंसा होती है तो फिर मणिपुर सिर्फ सुलगता ही रहेगा और मणिपुर ऐसे समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये हिंसा कहां जाकर खत्म होगी, किस आधार पर खत्म होगी, ये अब तक कोई समझ नहीं पा रहा है। बिल्कुल, देखिए मणिपुर के जंगल में उग्रवादियों के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा था। अब ऐसे में सेना ने उन्हें खदेड़ने का काम जो है वो शुरू कर दिया है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अलग अलग जगह पर चाहे ड्रोन से अटैक्स हम देख रहे थे पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहे थे। अब ऐसे में स्थिति एक बार फिर से ना बिगड़ जाए क्योंकि मणिपुर एक बार पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। ऐसे में उग्रवादियों को खदेड़ने की तमाम कोशिशें जो हैं वो वहाँ पर की जा रही हैं, जिस दौरान संघर्ष में 3 उग्रवादी समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात लखनऊ से जुड़ी हुई, क्योंकि लखनऊ में बारिश के बीच में अचानक से 3 मंजिला इमारत ढह गई जिसमें कि 8 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह खबर आप अमर उजाला में देख पाए माफ कीजिएगा, ये खबर आप अमर उजाला में देख पाएंगे। और जिस तरीके से इस इमारत के ढहने की खबर सामने आई, ऐसे में अब कई बड़े सवाल भी पूछे जा रहे हैं। फिलहाल लखनऊ की खबर आप देख रहे हैं और साथ ही जानकारी हम आपको दे दें, जिस तरीके से ये इमारत ढही है इसमें 24 लोग जहां घायल बताया जा रहा है। हादसा ट्रांसपोर्ट नगर में हुआ है। शहीद पथ के किनारे स्थित हर मिलाप टावर नामक इमारत भरभरा करके अचानक से गिर गई और इसमें 8 की जान गई है, 24 घायल है। बिल्कुल, लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में देखिए 3 मंजिला हर मिलाप कॉम्प्लेक्स शनिवार को बारिश के बीच दोपहर बाद 3:30 बजे भरभरा कर ढह गया। कॉम्प्लेक्स में
दवा, इंजन ऑयल कंपनी समेत 4 गोदाम थे जिनमें 30 से अधिक लोग काम कर रहे थे। मलबे में दबने से कारोबारी जसमीत सहानी समेत 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। घटना में 24 लोगों के घायल होने की खबरें हैं। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस और दमकल की टीम के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। कटर की मदद से मलबा हटाकर लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि हताहतों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बारिश की वजह से 3 मंजिला इमारत जो है वो भरा कर अचानक गिर गई। इसमें इंजन ऑयल ले लीजिए, दवा ले लीजिए, इन सब चीज़ों के गोदाम थे जिसमें कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ चुकी है। मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। साथ ही देखिए, जो तस्वीर इस अखबार की कटिंग में लगाई गई है, छापी गई है, दरअसल इस तस्वीर में आप देखेंगे तो किस तरीके से वहां पर एक ट्रक आपको दबा हुआ दिखाई देगा और ट्रक चालक की ओर से बताया गया कि उसने उस वक्त बिल्कुल सामने उस बिल्डिंग के वहां पर ट्रक को खड़ा ही किया था, तब तक अचानक से वो बिल्डिंग, वो इमारत भरभरा करके ढह गई। और इस बीच लेकिन ट्रक चालक की जान जरूर बची, उसको हल्की चोटें जरूर आई हैं। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि 32 लोगों को मलबे से निकाला भी गया। जो बुरी तरीके से जख्मी थे उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल इसमें अभी भी ये कहा जा रहा है कि और कुछ लोग दबे हुए हो सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अगर लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके, किसी की जान जाने की, क्योंकि अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो 8 है। और एक और जहां ये कहा जा रहा है कि शायद उम्मीद अभी भी कि कुछ जिंदगियां बचाई जा सके, तो उम्मीद एक और ये भी नजर आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आंकड़े और ज्यादा बढ़ जाए मौतों के। बिल्कुल, देखिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। बोर्ड्स पर लिखा है मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कई गांव के बाहर कथित तौर पर गैर हिंदू और फेरी वालों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। तो फिलहाल ये खबर आप हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ और अलग अखबारों में भी पढ़ पाएंगे। साथ ही हम आपको ये बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कई गांवों के बाहर ये साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जिस पर लिखा गया है कि गैर हिंदुओं और फेरी वालों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाली ये साइन बोर्ड्स है, जिसके बाद से राज्य पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जबकि मुस्लिम संगठनों ने निशाना बनाए जाने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उन्होंने स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों की कई गांवों से ऐसे रिपोर्ट की जांच करने का आदेश दिया। उसमें रुद्रप्रयाग के सर्किल ऑफिसर प्रबोध कुमार ने पुष्टि की कि कई साइन बोर्ड हटा भी दिए गए और उन्हें लगाने वाले दोषियों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में देखिए खबरें आ रही हैं किस तरह के साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जहां पर लिखा है कि गैर हिंदुओं की एंट्री जो है बंद है, यानी यहाँ पर प्रवेश जो है वो वर्जित है। अब ऐसी घटनाओं को लेकर हालांकि जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने विरोध दर्ज कराया है और इस पर जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार, उनका भी बयान आया। उन्होंने स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों को कई गांव से ऐसी रिपोर्ट्स जांच करने के आदेश दिए हैं कि आखिर ये जो बोर्ड्स लगाए गए हैं इनके पीछे की वजह क्या है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपको याद होगा कि उत्तराखंड की बात कर लें तो लैंड जिहाद की खबरें सामने आ रही थी। उत्तराखंड देवभूमि है और वहां पर ये साइन बोर्ड्स जो है लगाए गए हैं कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। कई जगह पर देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह की खबरें सामने भी आती रही हैं। हालांकि उत्तराखंड पिछले कुछ समय से जिस तरह से एक्टिविटीज जो हैं वो बढ़ी हैं, चाहे लैंड जिहाद की बात कर लें या फिर बनभूलपुरा का मामला आपको याद होगा, तो ऐसी चीजों को लेकर हिंदू संगठन लगातार आक्रोशित नजर आ रहे थे। और उत्तराखंड में अगर आप देखें तो कई जगह पे आप ऐसी चीज देखती हैं जो प्रमुख तीर्थ स्थान है उनके आसपास मस्जिद बना दी गई हैं। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने लगातार विरोध दर्ज कराया था कि आखिर इन चीजों का अर्थ क्या है, क्योंकि आने वाले समय में ये वो स्पॉट्स हो सकते हैं जिन्हें आप डेंजर स्पॉट कह सकते हैं, या ये वो स्पॉट हो सकते हैं जहां पर आपको किसी तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं या हिंसा हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी जगह हो जाती है जहां पर कई बार स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है। इन्हीं चीजों को देखते हुए कई स्पॉट्स अब ऐसे बना दिए गए हैं उत्तराखंड में जहां पर ये साफ तौर पर लिख दिया है मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है।
तो बिल्कुल उत्तराखंड के लोगों का ये कहना है कि देवभूमि है और देवभूमि में अब कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि हम लगातार देख रहे हैं और इन घटनाओं में खास तौर पर ये वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का मानना है और कहना है कि जानबूझकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। खास समुदाय के लोग हैं जो कि ऐसी घटनाओं के साथ में वो जुड़ते चले जाते हैं। साथ ही साथ अब इसी को लेकर के कई जगहों पर साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस भी इस वक्त एक्टिव मोड में काम कर रही है, साइन बोर्ड्स को हटाया जा रहा है और साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि भाईचारे को कायम रखें और इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना होने पाए, यानी साइन बोर्ड्स दोबारा से ऐसे ना लगाए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक समाज में अलग अलग लोग रहते हैं तो फिर उनके बीच में भाईचारा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोदी यूनुस मुलाकात के अनुरोध पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे प्रमुखता से छापा है। तो सूत्रों के मुताबिक भारत ने अभी तक बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात के अनुरोध पर कोई फैसला नहीं लिया है। नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले लोगों ने कहा कि सप्ताह की शुरुआत में एक भारतीय मीडिया आउटलेट को दिए गए साक्षात्कार में यूनुस द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद मुलाकात की संभावनाएं कम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस की टिप्पणी नई दिल्ली में अच्छी नहीं रही। तो बिल्कुल देखिए, लगातार एक और जहां ये मांग की जा रही है कि बांग्लादेश के साथ में भारत की मीटिंग हो, बैठक हो, बातचीत हो, लेकिन रास्ते तलाशने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी जब मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक दरख्वास्त लगाई गई, इस दरख्वास्त को भी दरकिनार करते हुए इस वक्त भारत नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार भारत की ओर से भी ये कहा जा रहा था कि पहले तो वहाँ जो हिंसाएं हो रही हैं और ख़ास तौर पर जो वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं खास तौर पर, उनको लेकर के भी चिंता जाहिर की गई थी भारत की ओर से। यहाँ तक कि व्यापार जगत को लेकर भी ये कहा गया था कि भारत का एक बड़ा निवेश है, तो ऐसे में उसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहले आप उसे दुरुस्त कीजिए और उसके बाद किसी और राह पर हम विचार विमर्श करेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच लगातार मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ में एक बार फिर अगर बातचीत संभव हो सके, दोस्ती के रास्ते को एक बार फिर से खोला जा सके, यानी कि दोस्ती है वो पहले की तरह ही कायम रह सके, ये कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के कोई प्रतिक्रिया भारत की ओर से जाहिर नहीं की गई है। बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश की अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से ये भी कहा गया है बांग्लादेश की ओर से कि पहले आप शेख हसीना पर अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करें। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश में जब हिंसा हुई तो उसके बाद वो सीधे भारत आ गई थी। भारत जो कि पर्सन फर्स्ट की आइडियोलॉजी पर आगे बढ़ता है। अब ऐसे में यूनुस का ये कहना कि क्या बैठकर बातचीत की जा सकती है, तो भारत का अपना स्टैंड है कि पहले आप स्थिति को जो क्लियर करें। बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर कल ही हमने वो तस्वीरें भी देखी, हैरान करने वाली तस्वीरें थी कि बांग्लादेश जो ये कहने लगा है कि हिंदुओं की स्थिति अब ठीक है। वहाँ गणेश चतुर्थी मना रहे लोगों पर खौलता हुआ तेल डाल दिया गया, 50 से ज़्यादा लोग झुलस गए। ऐसी स्थिति में जहाँ पर हिंदुओं की ऐसी स्थिति है, उस देश के साथ क्या मित्रता निभानी चाहिए, क्या उनके साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, और वो भी जब वो ये कह रहे हैं कि नहीं अल्पसंख्यकों की स्थिति वहाँ पर ठीक हो गई है। फिलहाल देखिए बांग्लादेश के मामले पर क्या स्टैंड होता है, क्या यूनुस से मुलाकात होती है या बातचीत होती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी इस पर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम में बिना एनआरसी नहीं बनेगा नया आधार कार्ड, दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। सुरभि आपको एक खबर दिखाएंगी। असम में तो फिलहाल असम से जुड़ी एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये कहा गया है कि असम में अब बिना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आधार कार्ड नहीं बन सकेगा और शनिवार को मुख्यमंत्री की ओर से खासतौर पर यह निर्देश जारी किया गया है। फिलहाल आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर जमा कराना अनिवार्य होगा। तो फिलहाल लगातार असम की ओर से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इससे पहले भी आपने कई बार हिमंता बिस्वा शर्मा को सुना होगा, जब उन्होंने सीएए का भी समर्थन किया था और साथ ही साथ
एनआरसी को लेकर भी वो लंबे समय से कहते रहे हैं कि हम असम में इसे पूरी तरह लागू करेंगे और इसके तहत में अब आधार कार्ड भी बनाए जाएंगे। यानी कि अब अगर आप रिसिप्ट इसकी जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इससे अवैध प्रवासियों को जारी किए जा रहे पहचान पत्र पर रोक लगेगी। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदन की संख्या राज्य की आबादी से ज्यादा हो गई है, जिससे संभावित धोखाधड़ी करने वाले आवेदनों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम 4 जिले में आधार कार्ड धारकों की संख्या अनुमानित आबादी से ज्यादा है, जो कि चिंताजनक है। अब देखिए, सबसे अहम चीज है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों की संख्या उतनी नहीं है जितनी आधार कार्ड के जो आवेदन आए हैं उनकी है। अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि देखिए, इस पर काम करने की जो है वो आवश्यकता है और इसीलिए उन्होंने कहा कि आपके पास एनआरसी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए और तभी आपका जो आधार कार्ड है वो बन सकता है। इससे अवैध प्रवासी जो लगातार आ रहे हैं उनकी संख्या पर भी कमी देखने को मिल सकती है। दरअसल उन्होंने कहा था कि राज्य में नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर जमा करना अनिवार्य है। यानी अगर आपको आधार कार्ड चाहिए तो आपको एनआरसी सर्टिफिकेट अपना सबमिट करना होगा। ऐसा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि कई जगह पर ऐसी स्थिति देखने को मिली जहां पर लोगों के रहने की संख्या जो है वो कम है, लेकिन आधार कार्ड के जो आवेदन है वो ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं। इससे उन्होंने कहा कि अवैध रूप से जो प्रवासी आ रहे हैं या फिर बांग्लादेश में आप देख ले या फिर अलग अलग जगह से आप देख ले, लोग आकर जो बस रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, तो उन्होंने कहा कि इससे जरूर स्थिति जो है वो कम होगी। बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। वायु प्रदूषण से निपटने में सूरत इस वक्त अव्वल बताया जा रहा है। दिल्ली 2 अंक फिसल करके 11वें पायदान पर पहुंच चुकी है। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है और प्रदूषण को लेकर के लगातार जिस तरीके से दिल्ली को खास तौर पर ये कहा जाता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति कभी भी बहुत बेहतर नहीं रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली 2 अंक फिसल करके 11वें पायदान पर पहुंच चुकी है। वहीं वायु प्रदूषण से निपटने में सूरत इस वक्त अव्वल स्थान पर बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अब मॉनसून के बाद दिल्ली जो है वो आगे बढ़ रहा है और दिल्ली के अब हम देखेंगे कि स्थिति जो है वो दिल्ली में खासकर बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, खासकर जैसे ही सर्दियां दस्तक देने लगती हैं। एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो 2 अंक और फिसल गया है, 11वें पायदान पर पहुंच गया है। सूरत अव्वल है। तो बिल्कुल देखिए, वायु प्रदूषण के साथ साथ में लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से हर राज्य में प्रदूषण कम किया जा सके। लेकिन इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट जारी की गई और इसी में यह पता चला है कि 2 अंक फिसल करके दिल्ली 11वें पायदान पर पहुंची है, जबकि इस बार गुजरात का सूरत अव्वल दर्जे पर है। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई में लाल बाग चा राजा के मस्तक पर लगा है 16 करोड़ का मुकुट। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने लाल बाग के राजा के लिए 20 किलो के सोने का मुकुट अर्पित किया है। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अनंत अंबानी ने श्रद्धा भाव से मुकुट को गणेश मंडल को सौंपा। अनंत अंबानी को लाल बाग सार्वजनिक गणेश मंडल की ओर से मंडल के वर्किंग कमेटी का प्रिंसिपल एडवाइजर नियुक्त किया जाता है। अंबानी का परिवार हर साल गणपति बप्पा के लिए श्रद्धा से दान करता है। तो फिलहाल देखिए, अमर उजाला के फ्रंट पेज पर आप इस खबर को देख पाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र की खासतौर पर जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हर जगह पर जब गणेश चतुर्थी का आयोजन होता है तो उसके लिए पंडाल को भव्य रूप दिया जाता है। खासतौर पर लाल बाग के राजा की चर्चा साफ तौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है और लाल बाग के राजा को ये कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश यहीं से लोगों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं और यहीं से पूरे महाराष्ट्र का संचालन करते हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। और इसी वजह से वहाँ पर लाल बाग के राजा की उपाधि दी गई है।
भगवान श्री गणेश को, और इसी दौरान लाल बाग के राजा के मस्तक पर जो 16 करोड़ का जो मुकुट रखा गया है, वो मुकुट किसी और ने नहीं बल्कि अंबानी परिवार की ओर से दान किया गया है और ये अनंत अंबानी की ओर से दान किया गया है। बिल्कुल, देखिए लाल बाग के राजा की कहा जा सकता है कि जिस तरह से शाही सवारी निकलती है वो वाकई देखने लायक होती है। और गणेश उत्सव जब मुंबई में मनाया जाता है तो उसमें सबसे प्रमुख पंडाल अगर होता है तो वो लाल बाग चा यानी लाल बाग के राजा का होता है। चलिए, तो इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। फिलहाल मुझे और सुरभि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।